हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। ये टॉपिक जो है आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट है क्या? इसमें हमको न्यूटन्स रिंग दिखाई देती हैं और क्योंकि इसको न्यूटन ने बनाया इसलिए हम उसको न्यूटन रिंग कहते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है? तो न्यूटन रिंग जो है ये वेज शेप्ड फिल्म जो हमने पढ़ा था, हम ऐसा मान सकते हैं कि उसके ऊपर जब कोई वेव लाइट इंसिडेंट होती है तो उसका डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड होता है और तब हमको ये फ्रिंजेस मिलती हैं। ठीक है, अब ये होता कैसे है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक हाई रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला यानी अधिक वक्रता त्रिज्या वाला लेंस जो होता है उसको एक प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर रखते हैं और फिर उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट कराते हैं। जब हम लेंस को किसी प्लेट पर रखते हैं तो उसके बीच में एक एयर फिल्म बनती है और हमारा आयाम का विभाजन या डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड होता है और उसकी वजह से हमको ये रिंग्स नज़र आती हैं। अब ये रिंग को देखने के लिए जो एपरेटस का हम यूज़ करते हैं वो एपरेटस यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें हमने जो यूज़ किया है ये एक सोडियम लैंप है। ये सोडियम लैंप मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होता है। और एक चीज़ और आप यहाँ पर देखें कि हमने अभी तक जितने भी प्रैक्टिकल पढ़े हैं, थ्योरीज पढ़ी हैं, उसमें हमने नैरो स्लिट की बात की थी, लेकिन यहाँ पर हम एक्सटेंडेड सोर्स का यूज़ करते हैं यानी विस्तृत प्रकाश स्रोत की ज़रूरत पड़ती है। हम इसको शटर लगा के थोड़ा बहुत इसको कम कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जो एपरेटस यूज़ कर रहे हैं ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप कहलाता है। अब इसके डिफरेंट पार्ट है जो हमको सेटअप के लिए ज़रूरी लगते हैं। तो सबसे पहले जो लाइट आएगी जो इस एपरेटस पर इंसिडेंट होगी उसको हम किस पर डालेंगे, एक कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर। ये लाइट यहाँ से इस लेंस के ऊपर इंसिडेंट होगी, इस लेंस के थ्रू पास होके यहाँ से ये ग्लास प्लेट पर जाएगी। ये ग्लास प्लेट यहाँ पे एक स्क्रू, एडजस्टेबल स्क्रू लगा होता है जिसकी हेल्प से हम इस प्लेट को 45 डिग्री पर सेट कर लेते हैं। 45 डिग्री पे सेट करने का रीज़न हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ से लाइट जो है सीधे पड़ती है किसके ऊपर, इसके जस्ट नीचे रखा हुआ है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जिसको हमने एक ग्लास प्लेट के ऊपर रखा हुआ है। ये यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। ठीक है, अब जब यहाँ पर डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड फिनोमिना होगा, इंटरफेरेंस होगा, सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव होगा, तो वो चीज़ें हम कहाँ से देखेंगे, यहाँ ऊपर आईपीस से। अब यहाँ आईपीस कौन सी लगी हुई है, ये आईपीस है रेमस्टन आईपीस। ठीक है, अब जब हमको आईपीस से देखने पर रिंग्स नज़र आएंगी तो वो रिंग्स को हमको सेंटर सेट करना है अगर, तो हम यहाँ पर ये जो स्क्रू लगा हुआ है ये वाले स्क्रू की हेल्प से हम आईपीस को फोकस कर लेते हैं जिससे कि प्रॉपर हमको नज़र आए पैटर्न, और नीचे वाले स्क्रू की हेल्प से हम इसको लेफ़्ट या राइट रोटेट कर सकते हैं। और हम इसका डायमीटर नोट करना चाहेंगे इन रिंग्स का, तो उसके लिए हमको रीडिंग नोट करनी होगी। तो यहाँ पर एक रीडिंग स्केल बना होता है जिसकी हेल्प से हम रीडिंग नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हमको ये प्रैक्टिकल डार्क रूम में परफॉर्म करना होता है। तो कुछ इस तरीके का हमारा सेटअप बनने के बाद जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो ये डार्क रूम में इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, और रिंग्स हमको ऐसी नज़र आती हैं। क्लियर? तो ये जो रिंग्स बन रही हैं ये देखने पे नज़र आ रहा होगा कि कोई भी एक रिंग अगर आप देखते हो तो सब एक जैसी दिख रही है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर ये रिंग मोटी है, कहीं पतली है, थिकनेस कहीं ज़्यादा है, कहीं कम। पूरी एक रिंग एक जैसी थिकनेस की है, इसलिए हम इसको फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस भी कहते हैं। ये जो हमको ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस नज़र आ रही हैं, रिंग्स नज़र आ रही हैं, ब्राइट रिंग किसको शो कर रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को जो सोडियम सोर्स की है, और ब्लैक जो है ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को शो कर रहा है। अब ये सेंटर आप देख रहे हो कि हमको यहाँ पर सेंटर कैसा मिल रहा है, डार्क मिल रहा है। ये सेंटर डार्क मिलने का क्या रीज़न है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब लाइट यहाँ लेंस से पास होके यहाँ पर जाएगी और यहाँ से हमारे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर पड़ेगी तो क्या होगा, अब हम ये थ्योरी देखते हैं कि होता क्या है, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो देखा था कि वेज शेप्ड फिल्म जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको पढ़ने का रीज़न यही था क्योंकि वो अप्लाई कहाँ होगा, यहाँ पर। तो हमने पैरेलल फिल्म बनाई थी सबसे पहले, इसमें इंटरफेरेंस देखा था।
ठीक है। उसके बाद हमने वेज शेप्ड बनाया, इसमें इंटरफेरेंस देखा दो लाइट वेव के बीच में। अब इसको अप्लाई किया वेज शेप्ड पे, और वेज शेप्ड को कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर। अब ध्यान दें, ये हमने क्या बना ली, ग्लास प्लेट बना ली, और इसके ऊपर हमने ये क्या रख दिया, एक हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रख दिया। समझ गए। तो ये हमारी क्या बन गई, वेज शेप्ड। यहाँ दिख रहा है, ये अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो ये क्या बनेगा, एक इस टाइप का बना। और यही चीज़ आप कंपेयर करो यहाँ पर, ये क्या बन रहा है आपका, एक वेज शेप्ड। तो क्योंकि ये पूरा जो आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है सर्कल शेप में होता है, ठीक है, तो ये हमको रिंग्स ऐसा रहेगा। आपका जो लेंस रहेगा ना, ये लेंस आपका कुछ इस तरीके का रहेगा ये, ठीक है। जब ये लेंस ऐसा है और हमने एक ग्लास प्लेट के ऊपर इसको रखा हुआ है, तो हमारे रिंग्स भी कैसे बनेंगे, ये कांटेक्ट पॉइंट पर डार्क, और उसके बाद हमारे ये रिंग्स चारों तरफ इस तरीके से ऊपर ऊपर हमको दिखते हैं। समझ में आया। तो ये अब हम देखते हैं कि होता क्या है यहाँ पर। तो सबसे पहले ये ग्लास प्लेट के ऊपर हमने ये रखा एक हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, अपर सरफेस प्लेन है, नीचे वाली कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। ये हो गई ग्लास प्लेट। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर एक लाइट वेव इंसिडेंट हुई, सिंपल है, एयर से आ रही है, इंसिडेंट हुई है, ग्लास में जाएगी, यहाँ पर सिंपल रिफ्रैक्शन करेगी अभी, और पार्शियली रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पर बिल्कुल भी नहीं होगा, ये चीज़ आप याद रखोगे, ठीक है। अब कहाँ पर होगा पार्शियली रिफ्लेक्शन और पार्शियली रिफ्रैक्शन, तो ये यहाँ पर, ये जो दिख रहा है इतना हिस्सा जिसको मैं ब्लू कर रही हूँ, ये हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एयर है, तो ये हमारी एयर फिल्म बन गई है, ठीक है। इस एयर फिल्म में ही हमारा डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड अप्लाई होगा, यहाँ पर नहीं। तो यहाँ सिंपल रिफ्रैक्शन करके लाइट कहाँ आ गई, यहाँ पर। ये क्या है, ये इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की लोअर सरफेस है, और ये जो ग्लास प्लेट है, ये वाली जो लाइन दिख रही है, ये इस ग्लास प्लेट की अपर सरफेस है, ठीक है। बट अगर आप फिल्म की बात करते हो तो फिल्म में तो ये इस एयर फिल्म की अपर सरफेस बन गई, और ये नीचे वाली जो है ये इस फिल्म की लोअर सरफेस बन गई। तो अब हम बात हमेशा इन दो सरफेसेस की करेंगे, और इस तरीके से कि एयर फिल्म की अपर सरफेस, ये हम लिखेंगे अपर सरफेस, ठीक है, और ये हमारी हो गई फिल्म की लोअर सरफेस, ये वाली, ठीक है। तो अब जब लाइट इंसिडेंट इस पॉइंट पर होगी तो इसका पार्शियली रिफ्लेक्शन हुआ और पार्शियली रिफ्रैक्शन हुआ। पार्शियली रिफ्लेक्टेड लाइट जो है ये एयर में बाहर चली गई, और पार्शियली रिफ्रैक्टेड लाइट ये एयर फिल्म की लोअर सरफेस से पार्शियली रिफ्लेक्शन करके और फिर अपर सरफेस से पार्शियली रिफ्रैक्शन करते हुए इस लेंस में से बाहर निकल जाती है रिफ्रैक्शन करके। तो जो लाइट वेव नंबर 1 थी, अब हमको क्या मिल गई, दो इंटरफेयरिंग वेव्स में डिवाइड होके मिल गई। तो नंबर 2 और 3 ये हमारी कोहेरेंट लाइट सोर्स मिल गए हमको, दोनों वेव, इनमें सुपरपोजिशन होगा, ये इंटरफेरेंस करेंगी और इनकी वजह से हमको क्या मिलेंगी, रिंग्स मिलेंगी। क्योंकि ये पूरा पैटर्न इस लेंस और प्लेट के चारों तरफ एयर फिल्म बन रही, उन सब में हो रहा है, इसलिए ये हमको ऐसे सेंटर स्पॉट डार्क और उसके बाद चारों तरफ हमको रिंग्स नज़र आती हैं। क्लियर है। तो अब हम ये पैटर्न आगे देखते हैं, इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम कैसे बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में बनाना है। तो ध्यान दें बेटा यहाँ पर कि सबसे पहले अपन ये डायग्राम देखते हैं। इसी का और सिंप्लीफाई अगर हम बनाना चाहें तो ये इन दोनों में से आप कोई भी एक डायग्राम बना सकते हैं, बट ये डायग्राम जो आपका दिख रहा है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने ज़रूर बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ध्यान दें तो आपको ये ग्रीन कलर से क्या दिख रहा है, एक हमारी हो गई ग्लास प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है, ठीक है। इसके बाद हमने नीचे वाली ग्लास प्लेट के ऊपर लेंस रखा हुआ है, ठीक। ये क्यों रखा, क्योंकि बीच में यहाँ पर वेज शेप्ड फिल्म बन रही, दो साइड 2 डायमेंशन डायग्राम है, इसलिए 2 साइड तो दिख रहा है, ये चारों साइड होगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमारा सोर्स रखा हुआ है, सोर्स एक्सटेंडेड या विस्तृत, वहाँ से लाइट आ रही है और पूरी की पूरी लाइट इस ग्लास प्लेट पर इंसिडेंट हो रही। अब ये ग्लास प्लेट जो यहाँ पर है इसको 45 डिग्री पे ही सेट क्यों करते हैं,
हम चाहते हैं कि हमारा जो लेंस है इसके ऊपर लाइट परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो। वेज शेप्ड में हमने पढ़ा था कि लाइट कैसी हो, परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो, आई की वैल्यू 0 हो। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर भी लाइट परपेंडिकुलरली या नॉर्मली या लंबवत आपतित हो। इसलिए हमने ऐसा सेटअप बनाया कि यहाँ पर सोर्स से लाइट सीधे अगर समांतर यहाँ इस 45 अंश पर रखी हुई प्लेट पर आपतित होती है तो यहाँ से क्या होगी, परपेंडिकुलरली यहाँ पर इंसिडेंट होगी। और ये फिर इंसिडेंट होने के बाद जैसे अगर एक रे की बात करें तो ये आ रही है, यहाँ पर इसका डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड अप्लाई हुआ, बाहर निकल गई, सिमिलरली ये दूसरी भी बाहर निकल गई। ऐसी ये लाइट अगर हम बनाएं तो यहाँ पर भी यही फिनोमिना हो रहा है। तो अब आप इमेजिन करो कि यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी लाइट इस पोर्शन के बीच में इंसिडेंट हो रही होगी सब परपेंडिकुलरली इस 45 डिग्री की प्लेट से इसके ऊपर आएगी और सब में यही फिनोमिना होगा। सबकी वजह से हमको इस टाइप का रिंग का पैटर्न मिलेगा जो हम यहाँ जो आईपीस लगी हुई है उसकी हेल्प से हम देख सकते हैं। तो ये जो वेव मिल रही हैं ये कोहेरेंट इंटरफेयरिंग रेज हैं जिनके बीच में इंटरफेरेंस होना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हम सिर्फ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का ही यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम प्लेनो कॉन्केव का भी यूज़ कर सकते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। वो सारी जो डिस्कशन है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, इसी का और सिंप्लीफाइड डायग्राम हम ये भी बना सकते हैं एग्जाम में। यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा लेंस भी लगा दिया जो आपको मैंने मेन डायग्राम में यहाँ पर दिखाया था। जो पहला डायग्राम हमने देखा था, यहाँ ये जो लेंस लगाया हुआ ये आप लैब में करेंगे तब देखेंगे। ये जो लेंस है ये हमारा ये वाला लेंस है। ठीक है, सोर्स हमने यूज किया हुआ है, एक्सटेंडेड सोर्स है। सोर्स से लाइट इस लेंस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर इंसिडेंट करा रहे हैं। पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल लाइट जो है 45 डिग्री की प्लेट पर आएगी, यहाँ से परपेंडिकुलरली है लंबवत क्या होगी, इस लेंस के ऊपर इंसिडेंट होगी। अंदर पूरा इंटरफेरेंस फिनोमिना अप्लाई होगा बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड यानी आयाम का विभाजन, और फिर ये वापस यहाँ जाएगी और यहाँ से हमको पैटर्न जो है हम देख सकते हैं। क्लियर है, ये डायग्राम ऑलरेडी अपन समझ चुके हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आपने गलत नहीं करना है और ये अच्छे से समझाएंगे। अब क्या होगा जब ये सब इंटरफेरेंस हो रहा है, अभी ध्यान देंगे कि लेंस के ऊपर जब लाइट इंसिडेंट हुई, एयर फिल्म की अपर सरफेस के बी पॉइंट पर इंसिडेंट हुई, पार्शियली रिफ्लेक्शन करते हुए ये बीसी और फिर सीडी डायरेक्शन में बाहर निकल गई, और जो लोअर सरफेस पर इंसिडेंट हुई है लाइट यहाँ से डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड करते हुए ये भी एफ जी और जी एच डायरेक्शन में बाहर आ जाती है। तो सी डी और जी एच ये दो लाइट सोर्स हैं, लाइट वेव कह सकते हैं, जिनमें इंटरफेरेंस होना है, सुपरपोजिशन होना है। अब क्या यहाँ पर जब ये लाइट पार्शियली रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन करते हुए लोअर सरफेस से बाहर आएगी, तब तक तो पहली वाली जो बीसी डायरेक्शन में जा रही है तो और आगे निकल जाएगी, तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस आ जाएगा। ये जो पाथ डिफरेंस आएगा अब हम वो कैलकुलेट करेंगे। एक चीज़ फिर हम रिपीट कर लेते हैं कि वेज शेप्ड फिल्म बन रही है, एयर फिल्म है, इसकी थिकनेस कंटिन्यूसली बाहर अंदर से ओ पॉइंट से बाहर की तरफ आते आते टी की वैल्यू यानी एयर फिल्म की थिकनेस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, इसीलिए हम इसको वेज शेप्ड कहते हैं। इसीलिए हमने वेज शेप्ड को यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। क्लियर, तो डायमीटर कैसे निकालेंगे अब अपन वो देखेंगे, और उसके पहले हम देख लेते हैं कि इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना आएगा। तो पाथ डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया था पिछले क्लास में कि इनके बीच में पाथ डिफरेंस होगा डेल इज इक्वल्स टू 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा प्लस लैम्डा बाय 2। तो बेटा अब यहाँ पर ये ध्यान देना कि आर प्लस थीटा क्यों आ रहा था, वेज शेप्ड के कारण। पैरेलल होता तो ये थीटा नहीं आता, लेकिन वेज शेप्ड है तो ये कहीं ना कहीं जाके अपर सरफेस और लोअर सरफेस मिल रही हैं, जैसा हमने यहाँ पर देखा ये ओ पॉइंट पर मिल रही हैं। तो ये जो एंगल बन रहा है फिल्म की अपर सरफेस और फिल्म की लोअर सरफेस, इसके बीच का एंगल थीटा है। और ये ध्यान में रखना कि ये जो है अपर लेंस जो है इसकी लोअर सरफेस इस फिल्म की अपर सरफेस है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पर टी क्या है, उस फिल्म की थिकनेस हो गई, थीटा क्या हो गया, वेज एंगल ऑफ फिल्म हो गया, आर क्या है, रिफ्रैक्शन एंगल हो गया, और लैम्डा बाय 2 क्या है, आपको याद होगा लैम्डा बाय 2 एडिशनल पाथ डिफरेंस है। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया, इफेक्टिव पाथ डिफरेंस या प्रभावी मार्ग अंतर किनके बीच में, वो दो वेव सी डी और जी एच जिनमें इंटरफेरेंस हो रहा है। तो अब
अगर ये थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है तो हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो निगलेक्ट करने पर डेल कितना बचा हमारा, इन दोनों वेव के बीच में पाथ डिफरेंस कितना आ गया, डेल इज इक्वल्स टू 2 म्यू टी कॉज आर प्लस लैम्डा बाय 2। क्लियर। अब अगर लाइट परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही जैसा हमने डायग्राम में देखा, तो I0 R0 देन कॉज आर की वैल्यू 1 हो गई, तो ये भी हट गया, तो क्या बचा पाथ डिफरेंस दोनों वेव के बीच में, वो हो गया 2 म्यू टी प्लस लैम्डा बाय 2। ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया। अब हम देखेंगे कि जो इंटरफेरेंस हो रहा है वो कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव। तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा तो वहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना होता है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एन लैम्डा। तो इस एन लैम्डा को हम इक्वेशन नंबर 3 में डेल की जगह पे पुटअप कर देंगे और सॉल्व करेंगे, तो हमको इक्वेशन क्या मिलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, 2 म्यू टी इज इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाय 2। ऐसे ही हम जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करेंगे तो उसके लिए डेल की वैल्यू कितनी है, 2n+1 इंटू लैम्डा बाय 2। तो वैसे ही इस डेल को भी यहाँ पुटअप कर देंगे। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये डेल पुटअप करने के बाद सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन क्या आ गया, 2 म्यू टी प्लस 2 म्यू टी इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। अब यहाँ n क्या है, n इज द नंबर। तो नंबर कौन से हो सकते हैं, तो 0 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात याद रखना कि यहाँ जो T है जो कि एयर फिल्म की थिकनेस है, तो T क्या है, 0 है। कहाँ पर, ये सेंटर पॉइंट। यहाँ पर T क्या है, फिल्म की थिकनेस। एयर है क्या, यहाँ नहीं है ना, कांटेक्ट पॉइंट है। तो जब T की वैल्यू 0 हो गई तो 2 म्यू टी इज इक्वल्स टू एन लैम्डा में अगर T की जगह 0 पुटअप करोगे तो 2 म्यू टी भी क्या हो गया, 0 हो गया। सब 0 हो गया, मतलब कौन सी कंडीशन लगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लग रहा है, यानी कि वहाँ पर हमको सेंटर कैसा दिखेगा, ये जो डार्क है ना, ये नज़र आएगा। समझ में आ गया। तो अब आप याद रखना कि जब हम इंटरफेरेंस देखते हैं न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में, और ये हम देख रहे हैं रिफ्लेक्टेड पार्ट में स्टडी, ये रिफ्लेक्टेड पार्ट है ना, तो रिफ्लेक्टेड पार्ट में जब स्टडी करते हैं तो यहाँ पर हमको जो रिंग्स नज़र आती हैं उसमें सेंटर पार्ट जो है वो कैसा होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये आप याद रखना और इसका रीज़न भी याद रखना कि ये ब्लैक क्यों नज़र आता। तो क्या हमको ब्राइट नहीं नज़र आ सकता, डेफिनेटली आ सकता है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि ये ब्राइट कब होगा और कैसे होगा। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। तो जब हमने T की वैल्यू 0 कर दी तो सेंट्रल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो कैसा मिल गया हमको, डार्क। अब जब ये डार्क मिल चुका है तो इसके आगे जो हमने रिंग्स देखी हैं अब उनका डायमीटर निकाल लेते हैं कि डायमीटर कैसे आएगा। तो जो हमने लेंस यूज़ किया था ना बेटा, ये वाला जो हमने बनाया हुआ, अगर हम ऐसा मान लें कि ये लेंस को कहाँ से काटा गया है, तो अगर एक स्फेयर टाइप का मान लिया जाए तो हम ऐसा मान लेंगे कि ये जो सर्कल दिख रहा है ये बहुत बड़ा है, हाई रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला है, उसका स्मॉल पार्ट हमने ऐसे कट कर लिया है, तो वो हमारा ये लेंस है। तो जिस पार्ट में से काटा गया उसका रेडियस कितना है, R। ठीक है, अब ध्यान देना, हमारी यहाँ पे बहुत सारी रिंग्स बन रही हैं जो हमको दिख रही हैं ऊपर से देखने पर, माइक्रोस्कोप से देखने पर। ठीक है, तो nth नंबर P पॉइंट पर कोई एक रिंग है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो nth नंबर की रिंग हमने मान लिया। तो उस रिंग नंबर पर यहाँ P पॉइंट से लेके ग्लास प्लेट तक का डिस्टेंस कितना है, T, यानी उस जगह की थिकनेस हो गई। ठीक है, और उस रिंग का सेंटर पॉइंट O से डिस्टेंस कितना है, R। क्लियर हो गया। अब अगर CP R है तो CO भी R होगा, रेडियस है, और इतना T है तो ये CA कितना हो जाएगा, R-T। क्लियर हो गई। तो अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका परपेंडिकुलर हमको पता है R-T, इसका बेस मालूम है R, इसका हाइपोटेनियस पता है कैपिटल R। तो जब ये ट्रायंगल यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमको ये इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, बचा हमारे पास इक्वेशन ये। अब T क्या है, T तो इस फिल्म की थिकनेस है, और ये T कंटिन्यूसली O से P तक या इस पॉइंट तक आते आते बदल रहा है। ठीक है, अगर ये थीटा बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा कि हमने उसको निगलेक्ट कर दिया यहाँ बनने वाला एंगल, तो सोचो T कितना छोटा होगा, और उस पर से T का स्क्वायर तो और छोटा हो गया। ठीक है, तो हम T स्क्वायर को भी क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो जब ये निगलेक्ट कर देंगे और इसको सेट करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, R² इज इक्वल्स टू 2RT।
कोई डाउट नहीं। तो अब यहाँ के बाद अब हम कंडीशन इस आर की वैल्यू को पुटअप करेंगे किस इक्वेशन में। हम सबसे पहले डार्क रिंग का ले लेते हैं। हमने डार्क रिंग का इक्वेशन अभी निकाला था, इक्वेशन नंबर 6 कि 2μt इज इक्वल्स टू n लैम्डा होता है। तो यहाँ से हमने 2t की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाली, 2t इज इक्वल्स टू n लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू, और उसको हमने इस इक्वेशन में 2t की जगह पे पुटअप कर दिया। तो हमको रेडियस का स्क्वायर मिल गया। मान लो nth नंबर की ये रिंग है, उसका रेडियस उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू Rn लैम्डा अपॉन म्यू। तो जब हमको रेडियस का स्क्वायर मिल गया तो हम डायमीटर का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। तो डायमीटर का स्क्वायर, डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, उसका स्क्वायर मीन्स सॉल्व करने पर आपको ये मिल गया। यानी कि डायमीटर nth नंबर, यहाँ पर जो रिंग बन रही है जिसकी रेडियस Rn है, यहाँ पर अगर हम nth बोलेंगे तो इसको Rn कर देंगे और इसको Tn कर देंगे। तो इसका डायमीटर पूरा कितना होगा, तो वो डायमीटर Dn इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 4Rn लैम्डा अपॉन म्यू हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, 4 क्या है, कांस्टेंट है, आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कांस्टेंट है, लैम्डा जो आपने मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज किया उसकी वेवलेंथ कांस्टेंट, म्यू एयर है उसकी वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट। मतलब बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ एन, यानी डायमीटर ऑफ डार्क रिंग जो है प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये आपको याद रखना, मैंने स्टार इसीलिए लगा दिया कि आप इस इक्वेशन को याद रखेंगे। ठीक है, इसके आगे अब हम क्या निकालेंगे, जैसे हमने डार्क रिंग का डायमीटर निकाला वैसे ही nth नंबर की ब्राइट रिंग का भी निकाल लेंगे। तो जब हम ब्राइट रिंग के लिए निकाल रहे हैं तो ब्राइट रिंग का इक्वेशन यूज करेंगे। तो हमने वहां पर ऑलरेडी निकाला है कि ब्राइट रिंग के लिए 2μt की वैल्यू कितनी है, 2n-1 लैम्डा बाय 2। तो अब हमने 2t की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाली, तो 2t इज इक्वल्स टू दिस, और इस 2t की वैल्यू को वापस हम इक्वेशन नंबर 6 जो हमने यहाँ पर निकाला हुआ था यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। और सब्सटीट्यूट करके जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको फिर nth नंबर की ब्राइट रिंग के लिए भी क्या मिल जाएगा, उसकी रेडियस के स्क्वायर की वैल्यू, और फिर उसको हम डायमीटर का स्क्वायर में पुटअप कर देंगे और हमको nth नंबर की ब्राइट रिंग के लिए डायमीटर मिल जाएगा। और हम यहाँ पर भी देखेंगे कि ये अगेन जो कांस्टेंट्स हैं उनको छोड़ दें तो डायमीटर ऑफ nth ब्राइट रिंग इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ 2n-1, और ये क्या है, सारे ऑड नंबर हैं। मतलब कि ब्राइट रिंग का डायमीटर किसके प्रोपोर्शनल हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नंबर के। तो क्लियर हो गया इतना सब कुछ। तो अब कंक्लूजन हम क्या निकालें, तो हमने जो दो इक्वेशन देखे, पहला इक्वेशन हमने देखा nth नंबर की डार्क रिंग का, तो वो हमने देखा कि डार्क रिंग का डायमीटर प्रोपोर्शनल निकला स्क्वायर रूट ऑफ n के। फिर डायमीटर ऑफ nth ब्राइट रिंग प्रोपोर्शनल निकला किसके, ऑड नंबर के। और इसके साथ साथ अगर हम ये देखें कि हमने जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट रखी हुई है और उसके बीच में एयर है, एयर की बजाय अगर हम क्या कर दें, कौन सा इक्वेशन के आधार पे हम ये बात कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 13 एंड 9, मतलब 13 हमारा जो nth नंबर की ब्राइट रिंग का डायमीटर, और ऐसे ही nth नंबर की डार्क रिंग का जो डायमीटर हमने निकाला है म्यू। ठीक है, यहाँ पर भी आपको म्यू दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी म्यू दिखाई दे रहा है। तो ये जो म्यू है अगर इसको बदल दिया जाए तो डायमीटर पर क्या असर आएगा, है ना, ये देखना है। तो अभी हमने यहाँ पर क्या रखा है, एयर रखी हुई है। तो अगर हम एयर की बजाय यहाँ पर मान लो कोई मीडियम बदल देते हैं, कोई लिक्विड किसी ड्रॉपर का यूज़ करके यहाँ पर दोनों के बीच में लिक्विड भर देते, पानी डाल देते हैं, तो म्यू बदल जाएगा ना। तो जैसे ही हमने म्यू बदला तो म्यू बदलने से डायमीटर क्या हो जाएगा, आपका डायमीटर उस रिंग का डिक्रीज होने लगेगा। मतलब क्या होगा, रिंग जो बन रही हैं वो अंदर की तरफ सिकुड़ती हुई नजर आएंगी। ठीक है, तो अपन को यहाँ पर म्यू अगर बदलते हैं तो डायमीटर, म्यू अगर हमने बदला, बढ़ा दिया अगर म्यू, तो डायमीटर हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये हमको याद रखना है। इसके बाद ये जो हमने डायमीटर देखे हैं दोनों, अगर हम इनका स्क्वायर कर दें, है ना, nth नंबर की ब्राइट रिंग का डायमीटर का स्क्वायर कर दें, और उसके बाद n+1th नंबर की ब्राइट रिंग या सिमिलरली डार्क रिंग, इनके स्क्वायर कर दें। तो जैसे हमने डार्क रिंग लिया था dn स्क्वायर, और साथ में n-1 या n+1th नंबर, कोई आगे या पीछे कोई भी कंजिक्यूटिव ले सकते हैं, अगर हम इनका स्क्वायर कर दें और फिर दोनों की वैल्यूज़ को माइनस करते हैं सब्सटीट्यूट करके, तो हमको जो आंसर मिलेगा सॉल्व करने पर, ये आप करके देख सकते हो। तो ये क्या मिल रहा है, 4r लैम्डा अपॉन म्यू।
ये क्या है, कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट है, कांस्टेंट मिलेगा। ये डार्क रिंग के लिए निकाला। ऐसे ही हमको लास्ट कंक्लूजन कि अगर हम ब्राइट रिंग के लिए भी करते हैं तो हमको उसके लिए भी सेम वैल्यू मिलती है। मतलब ये हुआ कि इनका डिफरेंस जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो यहाँ तक हमने पार्ट में क्या क्या पढ़ लिया, हमने कैसे न्यूटन्स रिंग बन रही हैं, किस फिनोमिना से बन रही हैं। एक बार देख लें आप कि न्यूटन्स रिंग क्या है, वेज शेप्ड फिल्म पर बेस्ड है। और क्यों मिल रहा है, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड से मिल रहा है। इसमें जो फिल्म की थिकनेस है कंटिन्यूसली कॉन्टेक्ट पॉइंट से बाहर की तरफ आते आते क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसको सबसे पहले किसने देखा, न्यूटन ने, इसलिए उसके नाम पर इसको क्या बोला गया, न्यूटन्स रिंग कहा गया। और न्यूटन्स रिंग में हम सोर्स मोनोक्रोमैटिक सोर्स यूज कर रहे हैं। रिफ्लेक्टेड पार्ट में भी न्यूटन्स रिंग मिलती हैं, ट्रांसमिटेड पार्ट में भी न्यूटन्स रिंग मिलती हैं। रिफ्लेक्टेड पार्ट में सेंटर स्पॉट डार्क मिलता है। ट्रांसमिटेड पार्ट में अगर हम देखें तो हमने जो इक्वेशन देखा था डेल, अगर हम λ/2 वहाँ पर नहीं ऐड करते हैं तो होता भी नहीं है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमको यहाँ सेंटर स्पॉट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन नहीं लगेगी और वहाँ पर हमको क्या मिलेगा, ब्राइट पोर्शन मिलेगा। जस्ट उसका रिवर्स डायग्राम हमको ट्रांसमिटेड पार्ट में मिलता है। हमने ये जो रिंग्स निकाली हैं देखी हैं, इनका डायमीटर भी देख लिया कि कितना कितना होता है। और फिर हमने कंक्लूजन निकाल लिए कि हमको nth नंबर की जो डार्क रिंग है वो किसके प्रोपोर्शनल है, ब्राइट रिंग किसके प्रोपोर्शनल है, और अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलते हैं तो उसका डायमीटर पर क्या असर होता है, और अगर हम उनके स्क्वायर निकालें तो कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पे हमारा एक पार्ट खत्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में न्यूटन्स रिंग की एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।